हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग मैथ के एनसीईआरटी के जितने भी फार्मूलाज हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेट ना करते हुए, जो कि आपका कल एग्ज़ाम है 25 मार्च को। तो इन सारे फार्मूलाज को देख लीजिए, याद कर लीजिए। इन सारे फार्मूलाज से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो 5 मार्क्स का आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा वो है शंकु का छिन्नक, यानी कि चैप्टर नंबर 13.4 से। तो पहला फार्मूला है शंकु के छिन्नक का आयतन। ये देखिए पहला फार्मूला। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, जहाँ R1 है आपका छोटे वाले वृत्त या फिर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और R2 है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। पाई का वैल्यू आप लोग सबको पता होता है, 22/7 होता है या फिर 3.14। अगर लेना है तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा 3.14। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 2, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि आपका है फार्मूला नंबर 2, वो होता है पाई इंटू एल। पाई इंटू एल। एल क्या है? एल है आपका तिर्यक ऊंचाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2। ये है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2। एल का फॉर्मूला भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 3 की ओर। ये देखिए फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 है कि शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पहले उसको लिखिए, पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2, उसमें जोड़ दीजिए प्लस पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यह है आपका फार्मूला नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला को देखते हैं। ये अब आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 14 का फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। तो हम लोग सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला को देखेंगे, है ना। ये रहा आपका माध्य का फॉर्मूला। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। माध्य का आपका 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, पहले तो माध्य को डिनोट किससे करते हैं? तो x लिखते हैं और x का ऊपर एक बार दिया जाता है। तो x बार बराबर फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ fi xi बटा समेसन ऑफ fi। यह है प्रत्यक्ष विधि के तरीके से माध्य निकालने का फॉर्मूला। अब दूसरा है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि x बार बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस समेसन ऑफ fi di बटा समेसन fi। तीसरा फॉर्मूला है पग विचलन विधि। x बार बराबर a प्लस समेसन fi ui बटा समेसन fi इंटू h। यह है पग विचलन। ये 3 फॉर्मूला है आपका माध्य निकालने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माध्यक का फॉर्मूला करते हैं और आगे फॉर्मूला को देखते हैं। माध्य के बाद आपका फॉर्मूला है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला ये देखिए क्या है? तो बहुलक का फॉर्मूला बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है। तो ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 4, माध्यक का फार्मूला के बारे में। ये देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ। सी एफ को बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, बटा एफ इंटू एच। ये आपका माध्यक का फॉर्मूला है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर शिफ्ट करते हैं, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 12, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहता है उसमें। तो देखिए पहला जो फार्मूला है वो है आपका वृत्त की परिधि, और ये एग्जाम में आने लायक फार्मूला है ना। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके चैप्टर का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है ये? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, मतलब कोण कितना दिया हो? थीटा के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू 2πr। अब देखिए क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में बस यही अंतर है कि ये जो आपका 2πr है
ये 2πr की जगह पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल में, और चाप की लंबाई में रहता है 2πr, बाकी थीटा बाई 360 सेम ही रहता है। देख लेते हैं आगे चौथा नंबर फॉर्मूला में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए थीटा बाई 360 है ना, और इंटू पाई आर स्क्वायर है। देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या था 2πr, बस क्षेत्रफल और चाप की लंबाई में इतना ही अंतर होता है। अब इसी चैप्टर का लास्ट फार्मूला देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो उसके अंदर बनेगा, उस वृत्तखंड के अंदर जो बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, तो आपका किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 7 की ओर शिफ्ट करते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 7 है, 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए पहला फॉर्मूला है आपका दूरी सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन भी आएगा, हो सकता है फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछ दे। दूरी सूत्र, अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है, तो PQ का दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फार्मूला नंबर 2 की ओर, जो कि है आपका 7.2 चैप्टर से। 7.2 चैप्टर में एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला, और हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। ये देखिए ये है विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र के हेल्प से हम लोग मान के चलिए ये रेखा है ना, यहाँ पर एक आपका पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और बीच में या फिर कहीं भी एक पॉइंट रहेगा जिसका आपका निर्देशांक ज्ञात करना रहता है। ये जो बीच वाला पॉइंट का निर्देशांक है उसी का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, कॉमा m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, मतलब y अक्ष। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये जो मिडिल पॉइंट यहाँ ना हो के बीच में हो, कहाँ हो, बीच में हो, तो अगर बीच में होगा ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो m1 और m2 हट जाएगा, क्योंकि m1 भी 1 होता है और m2 भी 1 होता है। ठीक है, तो अगर मध्य बिंदु रहेगा तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस एक्स टू बटा टू कॉमा y1 प्लस y2 बटा टू। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपका क्वेश्चन भी आएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। फार्मूला याद रखने का तरीका सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, याद रह जाएगा, एक ही बार में आपको फार्मूला याद हो जाएगा। पहले क्या आता है, तो पहले आता है आपका 1, क्या आता है 1, उसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होता है आपका 2, और लास्ट में क्या होता है 3। ये तो आप सभी को पता है। तो 1 से हम लोग पहले किधर जाते हैं, 2 की ओर, फिर 2 से किधर बढ़ते हैं, 3 की ओर, फिर 3 से किधर की ओर जाएंगे, 1 की ओर। ये आपका चक्र है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, इस तरह से बढ़ेंगे। तो देखिए फार्मूला, फार्मूला पर ध्यान दीजिए। अब चलिए फार्मूला देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, है ना। ये रहा आपका फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला क्या होता है 1/2, याद रखिएगा, आगे में 1/2, फिर ब्रैकेट मतलब इंटू। अब देखिए x का 1 लीजिए, मतलब x1, अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो अंदर में y का 2 लीजिए, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो y का 3, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। देखिए 1 2 3, फिर प्लस डालिए। अब यहाँ पर x2 है, x1 है, तो x1 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है 1, ये देखिए 1 आ गया, है ना। तो x2 इंटू y3 माइनस y1। अब यहाँ पर x2 डाले थे प्लस, यहाँ x2 के बाद क्या होगा 3, तो 3 के बाद क्या आता है 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, मतलब x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को इसको आराम से याद कर सकते हैं। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 में जो फार्मूला है आपका वो है एपी, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसमें आपका दो फार्मूला है जो वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहला फार्मूला आपका एपी का अंतिम पद निकालने का फार्मूला है, ठीक है, और वो अंतिम पद का फार्मूला यहीं पर है ना। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। ठीक है, देखिए ये रहा फार्मूला आपका एपी का। ठीक है,
एपी का जो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an बराबर, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये अंतिम पद निकालने का फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी का चैप्टर नंबर 5.3 का फार्मूला है जो आपका, वो है कुल योग निकालने का फॉर्मूला, है ना, योग का फॉर्मूला जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एस का फॉर्मूला है। एस का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला इसी से डिराइव होकर आता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला एस का होता है, ये दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना, चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग का द्विघात समीकरण। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आता है वो होता है डी का, है ना। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डी है, यानी विभेदकर निकालने का फॉर्मूला। और उसके बाद आपका एक फॉर्मूला था मूल निकालने का, तो मूल निकालने का फॉर्मूला ये रहा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह आप डी भी लिख सकते हैं बटा टू ए, ये फॉर्मूला है मूल निकालने का। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला देखिए पॉइंट नंबर वन, ये देखिए पॉइंट नंबर वन, अगर d जो है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर d जो है वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा कहने का मतलब वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, धनात्मक संख्या होगा, तो उसका जो मूल निकलेगा वो वास्तविक मूल होगा और अलग अलग होगा, मतलब दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे यदि d क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा तब। चलिए नंबर टू में आते हैं, दो बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे कब, यदि d जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। अगर d जीरो के बराबर हो जाए तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। पॉइंट नंबर थ्री में आते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ये जो d है आपका यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ये जीरो से छोटा हो जाए, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू हो जाए, है ना, ऋणात्मक संख्या हो जाए, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। इस केस में हम लोग मूल नहीं निकाल सकते, है ना, वो हम लोग क्लास 11 में जाके फिर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वीवीआई है, ये फॉर्मूला, ये जो टेबल है आपका, है ना, ये टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल जो है आपका, इस टेबल में आपको ये जो है ये कॉलम और ये कॉलम और ये कॉलम, तीन कॉलम जो है ना, ये तीन कॉलम, ये तीन कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला नंबर जो है ना, पहला नंबर ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू। अगर आप ए वन बाई ए टू निकाले और बी वन बाई बी टू निकाले और दोनों बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, मतलब दो रेखाएं होंगी, दोनों एक दूसरे को काटेगी। और इस केस में, इस अवस्था में सिर्फ एक ही हल होगा, यानी केवल एक हल होंगे, जिसको अद्वितीय भी बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिक बोला जाता है। अगर केस नंबर टू का बात करें तो ए वन बाई ए टू बराबर आ गया बी वन बाई बी टू का और सी वन बाई सी टू का, मतलब तीनों का तीनों अनुपात बराबर आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखाएं, मतलब एक रेखा उसी के ऊपर आ गया है, उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और इस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इतना हल होगा कि हम लोग उसको बता नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसको हम बोलते हैं, है ना। और आता है केस नंबर थ्री, ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू दोनों बराबर आ गया, लेकिन सी वन बाई सी टू बराबर नहीं आया, ना ए वन बाई ए टू के बराबर आया और ना ही वो बी वन बाई बी टू के बराबर आया। इस केस में होता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं अगर हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू, ये दोनों का केस में हम लोग बोलते हैं समीकरण संगत है। क्या है, समीकरण संगत है, मतलब अगर एक हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है तो वो संगत होता है, और कोई हल नहीं है तो वो असंगत होता है। इससे क्वेश्चन आएगा एकदम कंफर्म है, संगत और असंगत से। दो केस में संगत, एक केस में असंगत। संगत कौन सा केस में, अगर एक हल होगा तो भी संगत, और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो भी संगत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ असंगत कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा। तो चलिए